हेलो दोस्तों, जीएस मस्ती विद्यालय में आपका स्वागत है। आई होप आप एकदम बढ़िया एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जीएस के 25 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। यह क्लास यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेनिफिशियल रहेगी। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। इसमें दे रखा है कि भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया और डांडिया रास। तो इसका आंसर हो जाएगा डांडिया रास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डांडिया रास। इसमें दे रखा है कि डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि कालबेलिया एक यूनेस्को की अमूर्त विरासत भी है, जिसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है। इसे पहले सदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसमें दे रखा है कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली और मणिपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम। कथकली कहाँ का हमारा शास्त्रीय नृत्य है, ये मैंने बताया है आपको, ये है केरल का। कथकली के साथ साथ मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। मोहिनी अट्टम। मणिपुरी हमारा नाम से पता चल रहा है कि ये मणिपुर का है। मणिपुर का। कथक हमारा जो है, कथक हमारा दे रखा है, ये हमारा उत्तर भारत का हो जाएगा। कहाँ का? यूपी का। ठीक है। आगे दे रखा है हमें कि भरतनाट्यम को पहले सदिर अथवा दासियट्टम के नाम से जाना जाता था। इसे शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। तो दे रखा है कि भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित किया गया था। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्तप्राय हो गई थी। तथापि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। तो मुंडारी, चेलम, चेराव और जनतालम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुंडारी। ठीक। आगे देखते हैं हम। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और ओडिशा में किया जाता है। जात्रा, चित्रण तथा नीरजदुर इस जनजाति के अन्य नृत्य हैं, जबकि चेलम, जनतालम तथा चेराव मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेते लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मणिपुरी। सतरिया मैंने आपको बता चुका हूँ, सतरिया जो है हमारा असम का हो जाएगा। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आगे देखते हैं हम इसमें। मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड से संबंधित नहीं है। धीमसा, धीमसा, जामदा, पाइका, कर्मा। दोस्तों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा धीमसा। ठीक। आगे देखते हैं हम। धीमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से पोर्जा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। गायन तथा ढोल वादन की थाप पर होने वाला यह नृत्य प्राय रात्रि में होता है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें 2 सितंबर 1947, तो 20 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1945। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946। अगला देखते हैं हम, इसमें दे रखा है कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहभागियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल हमारे कौन कौन से थे? गृह मामलों, सूचना एवं प्रसारण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था यह मंत्रालय। कृषि एवं खाद्य विभाग जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। रक्षा मंत्री जो थे हमारे बलदेव सिंह थे। कानून मंत्री जो थे जोगेंद्र नाथ मंडल थे। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। आगे देखते हैं हम इसमें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन से कौन थे? तो हमारा इसमें दे रखा है कि राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, टीटी कृष्णमाचारी थे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें दे रखा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसका अध्यक्ष वायसराय बेवेल था तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में 13 सदस्य थे। अगला पॉइंट दे रखा है हमें, वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस चीज से आप पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली एग्जाम्स में आए हुए हैं, 2020, 21, 22, 23 में जो आए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किससे संभाला था? जोगेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली, बाबू जगजीवन राम और जॉन मथाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लियाकत अली खान। आगे देखते हैं, इसमें दे रखा है कि 24 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई थी। अंतिम सरकार का अध्यक्ष बेवेल तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष सहित अंतिम सरकार में 13 सदस्य थे। वित्त मंत्रालय का कार्यभार लियाकत अली खान के पास था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास जो है विधि मंत्रालय था। बाबू जगजीवन राम के पास जो था श्रम मंत्रालय था और जॉन मथाई के पास जो था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसे 1946 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लोकमान्य तिलक? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखते हैं, इसमें दे रखा है कि 1946 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? सो ये क्वेश्चन जो है DP कांस्टेबल 14 दिसंबर 2020 को आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, RK षणमुखम शेट्टी, अबुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा RK षणमुखम शेट्टी। ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी थे। खाद्य तथा कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे।
विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल? ऑप्शन बी धातु युग काल, मध्यपाषाण काल या पुरापाषाण काल? ऑप्शन सी नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या पुरापाषाण काल? ऑप्शन डी दे रखा है हमें मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या पुरापाषाण काल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। आगे देखते हैं। पुरापाषाण काल की जो समय अवधि थी वो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। मध्यपाषाण काल की जो समय अवधि थी वो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नवपाषाण काल की जो समय अवधि थी 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अतः प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल होगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या मार्टिमर व्हीलर? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण ASI स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? चिरांद, बुर्जहोम, हुंसागी या मेहरगढ़? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हुंसागी। आगे देखते हैं हम। पुरापाषाणकालीन स्थल हुंसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से ज़्यादातर चूना पत्थरों से बनाए गए औजार प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी पंजाब में, सिरसा हरियाणा, कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश आदि अन्य पुरापाषाणकालीन स्थल हैं। चिरांद, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन स्थल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। होमो इरेक्टस एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में हथनोरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागौर या बेलन घाटी में बांसघाट? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में हथनोरा। आगे देखते हैं। हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था। होमो इरेक्टस प्लीस्टोलीन काल में मनुष्य की प्रजाति थी। हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेषों की खोज 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाणकालीन में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए दे रखा है औदे, बौरी, बागौर या लखनिया? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बागौर। आगे देखते हैं हम। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। धीनोधर पहाड़ियाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या पश्चिम बंगाल? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। धीनोधर की पहाड़ियाँ गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हैं। इन पहाड़ियों पर एक तीर्थ स्थल है
जिसे धीनोधर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे इन पहाड़ियों को धीनोधर अथवा धीनोधार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे और पहाड़ियाँ ले सकते हैं हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पर्वत अथवा पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला तथा कलसुबाई। कलसुबाई जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। अंडमान निकोबार माउंट डियाबोलो, सैडल पीक। सैडल पीक हमारी कहाँ पर? उत्तरी अंडमान के अंदर है। माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार के अंदर है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सी है? संदकफू चोटी जो है कहाँ पे? दार्जिलिंग के अंदर है, वेस्ट बंगाल के में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से है? माही, तापी, नर्मदा या बनास? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बनास। आगे देखते हैं, बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियों से है। बनास नदी का एक अन्य नाम हॉप ऑफ द फॉरेस्ट भी है। अन्य नदियाँ और उनके उद्गम स्थल देखते हैं कहाँ से हैं। माही नदी, यह मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तापी अथवा ताप्ती नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश के मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से निकलती है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डैश डैश के द्वारा अलग होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। आगे देखते हैं हम इसमें, भारत में कौन कौन से चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार तथा सुमात्रा इंडोनेशिया के मध्य है। नोट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप साथ में या तो स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर नोट करते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको इस चीज़ से पता ही लग रहा होगा कि क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रही हो हमारी क्लास तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। क्वेश्चन देखते हैं हम, सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 30 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। आगे देखते हैं, सौरमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सौरमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। इस परत में वायुमंडल की सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। यह परत ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। सौरमंडल में सामान्य ताप ह्रास दर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखते हैं, महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी भारत के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश डैश का आधार बनाया है? 5वीं पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसका जो हमारा समय होगा 1956 से 1961 तक। आगे देखते हैं हम इसमें, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम नीति आयोग का उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना? हमारा इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक डैश डैश खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। लिबोर, बोस्ट्रो, नोस्ट्रो या मिबोर? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नोस्ट्रो। आगे देखते हैं, नोस्ट्रो खाता क्या होता है? वह खाता जिसे किसी भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में रखा जाता है। नोस्ट्रो क्या कहता है? हमारा नोस्ट्रो को बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य विदेशी लेन देन को बनाए रखना है। बोस्ट्रो खाता क्या होता है? बोस्ट्रो खाता वह खाता है जो भारत में विदेशी बैंक द्वारा अपने संबंधित बैंक के साथ रखा जाता है। मिबोर क्या होता है? मुंबई इंटरबैंक ऑफ रेट है जो भारतीय कॉल मनी मार्केट का बेंचमार्क है। लिबोर क्या होता है? इसका पूरा नाम लंदन इंटरबैंक ऑफ रेट है। यह व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश डैश होनी चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, वस्तु की आपूर्ति के प्रतिलोमतः संबद्ध, वस्तु की कीमत के से प्रत्यक्ष संबद्ध, वस्तु की आपूर्ति से प्रत्यक्षतः संबद्ध या वस्तु की कीमत से प्रतिलोमतः संबंध। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की कीमत से प्रतिलोमतः संबंध। वस्तु की कीमत से प्रतिलोमतः संबंध, ऑप्शन आ जाएगा डी। आगे देखते हैं हम इसमें, वस्तु की कीमत कम होने पर मांग ज़्यादा होती है तथा कीमत ज़्यादा होने पर मांग कम हो जाती है। उपभोक्ता की आय में कमी होने पर मांग घट जाती है और आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के योजना आयोग को डैश डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 2016 में, 2018, 2017 या 2015? हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2015। इसमें देखेंगे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग कर दिया था तथा 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।